हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग करने वाले हैं वन शॉट ऑफ द चैप्टर सॉल्यूशन। ये एक रिवीजन वीडियो है जो कि आपको श्योरली बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम्स 2024 में। 7 मार्क्स का चैप्टर है, कई सारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, कई सारे थ्योरी के कंसेप्ट हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। श्योरली बहुत हेल्प करेगी। कॉपी पेन लेके बैठो और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सुंदर सा चैप्टर सॉल्यूशन। अब सबसे पहली बात, अच्छा इस लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल जो कि है क्लास 12th बाय अनअकैडमी के नाम से। सॉल्यूशन किसे कहा जाता है? सॉल्यूशन क्या होता है बेटा जी? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 प्योर सब्सटेंस। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। आप सबको पता होगा मिक्सचर क्या होता है, जिसमें हम कंपोनेंट्स को किसी भी प्रोपोर्शन में मिला सकते हैं, कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता। जैसे कोई मीठा पानी बनाना चाहता है तो किसी किताब में नहीं लिखा कि अगर मीठा पानी बनाना है तो पानी का 1 ग्लास लेना है, चीनी की 1 चम्मच लेनी है। इट डिपेंड्स, पानी के 10 ग्लास लिए जा सकते हैं, चीनी की 2 चम्मच ली जा सकती है, जो मर्जी। तो मिक्सचर में प्रोपोर्शन कुछ भी हो सकता है। जो मिक्सचर होते हैं वो हमारे 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमो का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो। 2 सॉल्यूशन या 2 मिक्सचर विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम लोग किसे कहते हैं? विच डजंट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। डजंट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसका क्या मतलब हुआ सर? यूनिफॉर्म का मतलब होता है जो एक जैसा हो चुका हो। जैसे कि आप लोगों ने पानी में नमक मिलाया, घोल दिया, तो वो सारे का सारा एक हो चुका है। आप कहीं से भी 1 चम्मच उठाओगे, नीचे से उठा लेना, ऊपर से उठा लेना, वो नमकीन पानी होगा। आप नहीं देख के सेपरेट आउट कर सकते नमक का पार्टिकल है, पानी का पार्टिकल है। उसी तरह अगर पानी में आपने रेत मिला दिया तो रेत नीचे बैठ जाएगी, या रेत के पार्टिकल अलग से दिखाई देंगे, मिट्टी के पार्टिकल अलग से दिखाई देंगे, वो नीचे बैठेंगे। ऐसे मिक्सचर को हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हमारा सॉल्यूशन किस कैटेगरी में आता है? सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आता है। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल वाटर प्लस शुगर, ये सब क्या है? ये हमारे पास सॉल्यूशन है। आप पार्टिकल्स बढ़ाना चाहते हो तो वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट। अभी गर्मियों का टाइम है, गर्मियों में शिकंजवी बहुत पी जाती है, नींबू पानी जिसे हम लोग बोलते हैं। वाटर प्लस शुगर प्लस, ओके बहुत शानदार भाई, चलना। शुगर प्लस सॉल्ट प्लस लेमन, ये हमारे पास क्या है बेटा? ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, होमोजेनियस मिक्सचर है ये हमारे पास, है ना। तो किसी भी सॉल्यूशन में आपको 2 पार्ट बहुत फेमस देखने को मिलते हैं। वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं? जब भी आप एक सॉल्यूशन देखते हो तो आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज सोल्यूट एंड सेकंड इज सॉल्वेंट। सोल्यूट किसे कहते हो आप लोग? दैट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। जो लेस अमाउंट में होता है उसे हम लोग सोल्यूट बोलते हैं, और जो लार्ज अमाउंट में होता है, जो एक्सेस में प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने मीठा पानी बनाया, वाटर प्लस शुगर, तो मीठे पानी में क्या होगा? जो शुगर होगा वो लेस अमाउंट में होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सोल्यूट। जो वाटर होगा वो लार्ज अमाउंट में होगा तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे? सॉल्वेंट बोल देंगे। तो किसी भी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के बेस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। ये एक टेबल भी दे रखी है एनसीईआरटी में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। अब देखिए कैसे। एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं सोल्यूट जो कि लेस अमाउंट में हो, एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं सॉल्वेंट, एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं उसका नाम, फिर हम लोग लिख लेते हैं नेचर, और फिर हम लोग लिख लेते हैं बेटा जी एग्जाम्पल, है ना। अब जैसे सॉल्वेंट हम लोगों ने फिक्स कर दिया कि सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड है, तो अगर सॉल्वेंट लिक्विड है ना तो उसकी फिजिकल स्टेट भी जो होगी, जो सॉल्यूशन की नेचर भी होगी, वो भी लिक्विड ही होगी। यहाँ पे सोल्यूट हम लोग चेंज कर देते हैं, एक बार सॉलिड लिख लेते हैं, एक बार लिक्विड लिख लेते हैं, और एक बार हम लोग लिख लेते हैं गैस।
तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सॉलिड इन लिक्विड, है ना। सॉलिड के पार्टिकल कम है, लिक्विड के ज्यादा है, तो हम लोग लिखेंगे सॉलिड इन लिक्विड। इसके बाद लिक्विड इन लिक्विड, और उसके बाद गैस इन लिक्विड। एग्जाम्पल क्या होगा सॉलिड इन लिक्विड का, जिसमें सॉलिड कम हो लिक्विड ज्यादा हो। बेटा जी इसका एग्जाम्पल हमारे पास होने वाला है शुगर सॉल्यूशन, मीठा पानी जिसे हम लोग बोलते हैं। शुगर सॉल्यूशन के अलावा यहां पर सॉल्ट सॉल्यूशन भी हो सकता है, सॉल्ट सॉल्यूशन। लिक्विड प्लस लिक्विड, भाई इसका बढ़िया एग्जांपल हो सकता है इथेनॉल प्लस वाटर। याद है कोविड टाइम में हर जगह बैन लग गया था, है ना, हर जगह पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, बट एक जगह पर नहीं लगा था, वो थी ठेकों पर, है ना। वो हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा कंजप्शन है, वैसे तो हर जगह ही होती है। इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, और याद रखिए इथेनॉल की कंजप्शन हेल्थ के लिए सही नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर आ जाती है कोल्ड ड्रिंक, या फिर कोल्ड ड्रिंक को अगर मैं सही नाम दूं, इनको हम लोग कार्बोनेटेड बेवरेजेस बोल सकते हैं। कार्बोनेटेड बेवरेजेस मतलब ऐसी कोल्ड ड्रिंक, ऐसे पीने वाली ड्रिंक्स जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, आगे हम लोग कर देते हैं सॉल्वेंट, हम लोग फिक्स कर देते हैं सॉलिड को। तो इसकी नेचर क्या हो जाएगी सॉल्यूशन की, अब सिंस सॉलिड ज्यादा है तो उसकी नेचर भी सॉलिड रहेगी, है ना। और यहां पर सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और गैसेस भी हो सकता है। यहां पर इसका नाम सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, और इधर गैस इन गैस। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करो सॉलिड इन गैस, जहां पर सॉलिड कम हो गैस ज्यादा हो, तो बेटा जिसका बढ़िया एग्जाम्पल बनेगा स्मोक, धुआं जो होता है। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है मिस्ट या मॉइस्चर, जो नमी होती है, या फोग, जो धुंध पड़ती है ना, धुंध पड़ती है तो छोटे छोटे लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, सराउंडिंग में गैस होती है। गैस इन गैस, गैस इन, ओके गलत जा रहे हैं हम लोग, यहां पर हम लोगों ने जो सॉल्वेंट कंसीडर कर लिया वो गैस कंसीडर कर लिया है, तो सॉरी। बताइए क्या हो जाएगा, गैस इन गैस का बढ़िया एग्जांपल होगा एयर, जिसमें दो गैसेज होती हैं मेनली, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और भी बहुत सारी गैसेज होती हैं, बट मेजर अमाउंट नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन गैस का होता है। अब यहां पर सॉल्वेंट हम लोग फिक्स कर देते हैं सॉलिड, है ना, और यहां पर हम लोग लिख लेते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो बताइए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस। तो बताइए, और क्योंकि यहां पर लार्ज अमाउंट में सॉलिड है तो इसकी नेचर भी सॉलिड होगी। अरे यार फिर मैं सॉलिड इन गैस लिख देता हूं, पता नहीं क्या बीमारी हो गई है भाई। ये सॉलिड इन सॉलिड, ये लिक्विड इन सॉलिड, ये गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। अब एग्जांपल बताइए सॉलिड इन सॉलिड का, सॉलिड इन सॉलिड का बढ़िया एग्जांपल होगा अलॉयज, मिश्र धातु जो होती हैं, बहुत सारी मिश्र धातु है ना, जैसे स्टील है, स्टील में भी मेटल्स की मिक्सिंग की गई है, या फिर जो गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड की ज्वेलरी नहीं बन सकती, उसकी ज्वेलरी बनाने के लिए उसमें मिक्सिंग की जाती है, वो हार्ड मेटल लाइक कॉपर, लाइक सिल्वर, है ना, तो वो अलॉयज है। इसके बाद लिक्विड इन सॉलिड का बढ़िया एग्जांपल क्या हो सकता है भाई, अमलगम, अमलगम ऑफ मरकरी इन सोडियम। जब हम मरकरी को सोडियम में डाल देते हैं, मरकरी एक इकलौती ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। लार्ज अमाउंट में उधर क्या होता है बेटा जी, आपके पास लार्ज अमाउंट में उधर आपका सॉलिड ही होता है। आगे गैस इन सॉलिड का बढ़िया एग्जांपल होगा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस ऑन पैलेडियम, हाइड्रोजन गैस ऑन पैलेडियम। क्लियर होता है, आई थिंक तो क्लियर होगा भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन सिंगल फेज। जो सॉल्यूशन होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, वो सिंगल फेज होते हैं, इधर वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। जो सॉल्यूशन का फेस होता है ना, वही सॉल्वेंट का भी फेस होगा माना जाएगा। अगर सॉल्यूशन हमारा सॉलिड स्टेट में है, इट मींस उसका सॉल्वेंट भी सॉलिड स्टेट में है। अगर हमारा सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में, मतलब उसका सॉल्वेंट भी लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, उसके बाद है पार्टिकल साइज जो होता है, एक जब सॉल्यूशन बन जाता है ना, तो उसके पार्टिकल्स को अगर साइज देखा जाता है तो वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें सॉल्वेंट का लार्ज अमाउंट हो,
कंसंट्रेटेड क्या होता है, जिसमें सोल्यूट जो होता है बहुत ज्यादा होता है और सोलवेंट कंपेरेटिवली कम होता है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जहां पर पानी ज्यादा हो उसे हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, और कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जहां पर पानी ज्यादा ना हो उसे हम लोग नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एक हमारे पास आ जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहेंगे, दो सॉल्यूशन अच्छा डाइल्यूट हो चुका है। डाइल्यूट के बाद हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन आता है। ये 2-3 वर्ड इस चैप्टर में कई जगह सुनने को मिलेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन, बाई मींस क्या होता है, दो सॉल्यूशन विच आर प्रिपेयर्ड बाय टू कंपोनेंट्स, ऐसे सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलकर बनते हो। फॉर एग्जांपल वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस सोल्ट, है ना। इसके बाद हमारे पास आता है टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन, टर वर्ड मींस क्या होता है, टर मींस होता है थ्री, ऐसे सॉल्यूशन विच आर मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, जो तीन कंपोनेंट से मिलके बनते हैं। एक आता है क्वार्टर, क्वार्टर वर्ड आप लोगों ने बहुत सुना होगा। बाकी यहाँ पर क्वार्टरनरी का मतलब क्या है, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन मतलब दो सॉल्यूशन विच आर प्रिपेयर्ड बाय फोर कंपोनेंट्स, जो चार कंपोनेंट से मिलके बनते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2-3 टॉपिक आते हैं, जैसे कि हमारे पास आ गया मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज एक W/W कंसेप्ट होता है, जहां पर आप मास की परसेंटेज निकालते हो। कैसे निकालते हो, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ अ कंपोनेंट, मास ऑफ अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन किसमें प्रेजेंट होगा भाई, प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको मास परसेंटेज ऑफ ए निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। और सिंस परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो में 100 लग जाता है। ठीक है। जैसे कि आपको मास परसेंटेज ऑफ बी निकालना है, तो मास परसेंटेज ऑफ बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ बी बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो में 100। जिसकी मास परसेंटेज निकालनी है उसका मास ऊपर बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100 हम लोगों ने कर देना है। अब देखिए, जैसे कि ये हमारे पास क्या एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट्स दिए हैं, ए दिया है 20 ग्राम, बी दिया है 30 ग्राम, और आपको बोला गया कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ईच। तो आप कैसे निकाल लोगे, आप यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ ए निकाल लोगे। देखिए बेटा, अगर सब्जेक्टिव एग्जाम है तो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। मास परसेंटेज ऑफ ए कैसे निकाल लोगे, मास ऑफ ए बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100। तो मास ऑफ ए कितना है 20, बाय में सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दोनों के सम से बना है 50, और परसेंटेज निकालते हैं इनटू में 100, तो ये कितना हो जाएगा 40%। सिमिलरली आपको निकालना है मास परसेंटेज ऑफ बी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ बी बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज निकालते हैं इनटू में 100। तो बी का मास कितना है 30, बाय में सॉल्यूशन 50, और परसेंटेज निकालते हैं इनटू में 100, तो ये कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। इस तरह से मास परसेंटेज निकाली जा सकती है, आती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है बेटा जी हमारे पास, ओ किथे तेरा दो गुड़ दलेर मिठिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। मास परसेंटेज से अगला कंसेप्ट है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एक V बाय V कंसेप्ट है। कैसा कंसेप्ट है, एक V बाय V कंसेप्ट है। क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट टू द per 100 parts volume of
सॉल्यूशन। अगर आपको वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं तुम्हें 100। सिमिलरली अगर आपको वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बी बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं तुम्हें 100। हो जाएगा कि नहीं, कम टू द पॉइंट। देखिए जैसे कि एक जगह पर आपको 3 कंपोनेंट दिए हैं, ए दिया है 10 मिलीलीटर, बी दिया है 15 मिलीलीटर और सी दिया है 25 मिलीलीटर, है ना। जब वॉल्यूम की बात हो रही है मिलीलीटर में बात होगी या लीटर में बात होगी, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं बनाते, थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन बनाते हैं, ग्राम मिलीलीटर में ही बात करें तो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है ना। अब मैं आपको बोलता हूँ कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए हमें निकालना है, तो बेटा जी वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो 100। वॉल्यूम ऑफ ए 10 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन सब का सम कर दो, 10 15 25 50 बन जाएगा, इनटू में 100, तो ये कितना बनेगा 20%। सिमिलरली आप बी और सी की वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हो, वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बतानी है कि कितनी कितनी आएगी, ठीक है। अब बेटा जी इसी तरह से मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज की तरह हमारे पास एक और टॉपिक होता है जिसे हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। इसको बोला जाता है पीपीएम। ये वॉल्यूम के लिए भी हो सकता है, ये मास के लिए भी हो सकता है। इट इज डिफाइंड एज पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहना चाहते हो सर, सीधे सीधे कह सकते हो क्या, बिल्कुल कह सकता हूँ। सबसे पहली बात, परसेंट का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन को 100 पार्ट्स माना जाता है, उसमें कितना सोल्यूट है कितना सोलेंट है वो देखा जाता है। पर मिलियन पार्ट्स देखे जाएंगे। देखिए जो वाटर पोल्यूशन होता है या फिर जो एयर पोल्यूशन होता है, देखा होगा दिवाली के टाइम पे हमारे जो पर्यावरणविद होते हैं, नेचर वाले बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, भाई एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, होली के टाइम पे वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है, और पूरा साल नहीं बढ़ता है, 2 जगह पे उनके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। चलो ठीक है, हिपोक्रेसी है, कम टू द पॉइंट। तो ऐसे टाइम पे जब हम देखेंगे तो कैसे देखा जाएगा, मिलियन पार्टिकल्स ऑफ एयर देखे जाते हैं, और उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं ऑफ पोल्यूटेंट्स, जिनकी वजह से एयर में पोल्यूशन हो रहा है या फिर वाटर में पोल्यूशन हो रहा है, तो ऐसे केसेस में पार्ट्स पर मिलियन का यूज किया जाता है। जैसे मैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बात कर लेता हूं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आपको क्या निकालना है, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए निकालना है। तो क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ ए बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मिलियन पार्ट्स ले रहे हैं तो इसको मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे, और मिलियन को बोलते हैं 10 लाख, ठीक है। आजकल बहुत कॉमन सी टर्म हो गया ना, यूट्यूबर्स इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का जमाना है, तो मिलियन मतलब 10L होता है, 10 लाख होता है। और अगर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की बात हो चुकी, इन टर्म्स ऑफ मास करें आपको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे पीपीएम ऑफ ए निकाल रहे हो तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ ए बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और मिलियन पार्ट लेने हैं, यानी कि इधर आप लोग क्या कर दोगे 10⁶ कर दोगे बेटा। क्लियर है, आगे मूव करते हैं। अभी जो आपने मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज की है, इनका यूज कहां पर होता है, इनका जनरली यूज होता है, जैसे कि मैं बोलता हूं 10% HCl मास बाय मास, इसका मतलब ऊपर वाला पार्टिकल भी मास में होगा, नीचे वाले का मास लिया जाएगा, मास मतलब ग्राम्स में की जाएगी, ऊपर बात की जाएगी जिसके बारे में पूछा गया है, नीचे बात होगी सॉल्यूशन की।
इसका मतलब क्या है, 10% HCl मास बाय मास का मीन्स क्या है, मीन्स 10 ग्राम ऑफ HCl इन सॉल्यूशन कितना बन जाएगा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपसे पूछा 15% ऑफ HCl वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जैसे मैंने आपसे पूछा ये 15% ऑफ HCl वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, आपने इसका मतलब बताना है। तो क्या होगा इसका मतलब, वॉल्यूम है यानी कि मिलीलीटर में होगा, ये भी वॉल्यूम है तो मिलीलीटर में ही होगा, है ना। 15 मिलीलीटर ऑफ HCl इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये मास परसेंटेज की बात होगी और वॉल्यूम परसेंटेज की बात होगी। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि मैंने आपसे पूछा 20% ऑफ NaCl मास बाय वॉल्यूम, पूछा जा सकता है मास बाय वॉल्यूम। अब मास है अगर तो कॉमन सी बात है कि किस में गिवन होगा बेटा जी, ग्राम्स में, अगर वॉल्यूम है तो किस में गिवन होगा, मिलीलीटर में। तो यहाँ से हम लोग बात कर सकते हैं, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। और हाँ, मैं आगे बढ़ते बढ़ते कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, और वो इसलिए पूछूंगा सो दैट कि एक ड्यूअल कनेक्शन बने ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी आंसर कर रहे हो, आप मुझसे पूछो, फिर मैं अगली वीडियो में वो आंसर करूँ। ठीक है, आप लोगों ने बताना 20% NaCl अगर मास बाय वॉल्यूम है तो इसका मतलब क्या होता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, थोड़े मुश्किल टर्म्स की तरफ चलते हैं। एक होता है मास फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो। ठीक है, अगर आपसे कोई मास फ्रैक्शन पूछ रहा है तो ऊपर लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट, नीचे लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपसे कोई मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन, ऑब्वियसली ऊपर से लिखेंगे मोल्स, नीचे लिखेंगे मोल्स, ऊपर लिखेंगे जिसके मोल फ्रैक्शन पूछी गई है, नीचे लिखा जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। दो तीन बातें जो आपको याद रखनी है। पॉइंट नंबर 1, मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट नंबर 2, मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। पॉइंट नंबर 3, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज 1। चलो थोड़ा लिख देता हूं सो दैट कि आपको ज्यादा समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। हम लोगों ने बात की किसकी, मोल फ्रैक्शन की। इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आप लोग काई बोल सकते हो, काई से। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अगर आपको कहीं पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जनरली बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं यानी कि Na प्लस Nb। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन यानी कि Na प्लस Nb हो जाएगा। क्लियर है। अब दो तीन बातें याद जो आप लोगों ने रखनी है। पहला, मोल फ्रैक्शन इज अ कैसी क्वांटिटी, मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। पॉइंट नंबर 2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। तीसरी बात, मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये दो तीन बातें हैं, इनके एक बार नोट करो। एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन कई तरीके से बन सकते हैं, मैं बताता हूं आपको। चलिए, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच इन अ सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच इन अ सॉल्यूशन मेड बाय हैव 40 ग्राम ऑफ NaOH एंड 90 ग्राम H2। तो यहाँ पर क्या करेंगे,
तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के निकालोगे। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाले जाएंगे। क्या फॉर्मूला होगा? वॉशिंग मशीन, वॉशिंग का मतलब गिवन मास कितना है भाई? 40, और मोलर मास कितना है? NaOH का मोलर मास कितना है भाई? 40 है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग का मतलब गिवन मास दैट इज 90/18, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर है? अब जैसे कि आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो सबसे पहले आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो ऑफ NaOH, तो बेटा जी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH लिखे जाएंगे ऊपर, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। NaOH के मोल्स कितने हैं? 1 बाय में सॉल्यूशन यानी दोनों के मोल्स को जोड़ा जाएगा, 1 + 5, इस तरह से। ठीक है, फिर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ, कई बार आपको लगता होगा कि मैं आपको ऐसे ना देख के मैं आपको ऐसे देख रहा होता हूँ। मैं सीन बताता हूँ, इधर कैमरा लगा है, इधर लैपटॉप लगा है, तो लैपटॉप में जनरली ये देखना पड़ता है कि यार वीडियो सही से जा रही है कि नहीं, और रिकॉर्डिंग सही से हो रही है कि नहीं। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। H2O के मोल्स कितने हैं? 5/6। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, करके देख लेना। अगले पॉइंट पे आते हैं। इन्हें बाइनरी सॉल्यूशन, ये दूसरा क्वेश्चन है। इन्हें बाइनरी सॉल्यूशन XA is 0.4 कैलकुलेट XB। सिंस ये एक बाइनरी सॉल्यूशन है, बस कर पागल, रुला के ही जाएगी क्या? मोल फ्रैक्शन कर लूंगा मैं खुद। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज 1, XA + XB इज 1। XA 0.4 है, तो XB कितना हो जाएगा? 1 - 0.4 दैट इज 0.6। यूनिट इसकी कुछ होती नहीं है। क्लियर है? आगे हमारे पास बढ़िया टॉपिक आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है ये? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हैं 1 लीटर के अंदर, यही उसकी मोलैरिटी होती है। ठीक है, ओके, बहुत शानदार, बेइज्जती करा दिया करो तुम मेरी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मैं बोल रहा हूँ कि कहीं पर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 2 मोलर है, इट मीन्स क्या है? किसके 2 मोल्स है इन 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। भी टोटल सॉल्यूशन 1 लीटर है, उसके अंदर 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट है। मैं अगर बोल दूं 0.5 मोलर है कोई सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या बोलोगे? 0.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, है ना। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और यहाँ पर दूसरा है, ये सिंपल ट्रिक रहती है। वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। यहाँ पर WB का मतलब क्या है? मास ऑफ सोल्यूट। MB का मतलब क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट, है ना। और VML का मतलब क्या है? वॉल्यूम इन मिलीलीटर। यूनिट क्या हो जाएंगे इसकी? मोल पर लीटर। कैपिटल M भी लिख सकते हो या फिर मोलर भी लिख सकते हो। एक आध न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं सो दैट कि कॉन्फिडेंस का लेवल अप हो जाए। जैसे बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल में पूछता हूँ, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच 20 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन। तो आपको मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉशिंग मशीन 1000 में देगी, कौन देगी भाई? विमला। वॉशिंग मतलब मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है बेटा जी? मास ऑफ सोल्यूट आपको दे रखा है 20 बाय मोलर मास। NaOH का मोलर मास 40 इंटू में 1000 एंड वॉल्यूम 500 मिलीलीटर है ये। तो ये क्या हो जाएगा? ये 2
तो यहाँ से 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर, ऐसा हो जाएगा। क्लियर होती है बात कि नहीं? ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मोलैरिटी से अगला हमारे पास टॉपिक आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है? थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर किलोग्राम मास ऑफ सोलवेंट। उधर क्या होता था? पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इधर होता है पर किलोग्राम मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, या फिर सिंपल फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से। 1000 हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट जनरली आपको ग्राम्स में दिया होता है, जबकि मास ऑफ सॉल्वेंट आपको किलोग्राम में चाहिए। ठीक है, WAG का मतलब क्या होता है बेटा? WAG का मतलब है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। अगर मैं मोलैलिटी के बारे में खास बात बताऊं, मोलैलिटी की खास बात क्या है? दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ब्रो, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, इसका टेम्परेचर का कोई चक्कर नहीं है, इसका टेम्परेचर का कोई रिलेशन नहीं है। इसका रीजन मैं बता देता हूँ क्यों नहीं है। क्योंकि एक मास बाय मास कंसेप्ट है, और जो मास होता है ना वो टेम्परेचर के साथ बदलता नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं उसकी बात करूं, इससे पीछे जो था, अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं, यहां पर लिख देता हूं। ओके ओके ओके, करिए लेना। सिंस मोलैरिटी इज अ मास बाय वॉल्यूम concept, so it is inversely proportional to temperature। ऐसा क्यों? देखिए, मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी एक मास बाय वॉल्यूम वाला कंसेप्ट है, नीचे वॉल्यूम ऊपर मास दिया होता है आपको। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा दिया वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घट जाएगी। लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, अगर कहीं पर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वजह से वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, और वॉल्यूम के बढ़ने से मोलैरिटी जो है घट जाती है। और यही कंसेप्ट अगले चैप्टर में भी यूज किया जाता है, जो कि हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका एक आध क्वेश्चन करना चाहिए था वैसे हमें। ठीक है, जैसे कि आपको कोई बोल देता है 10 ग्राम ऑफ CaCO3 इन 200 ग्राम वाटर, आपको इसकी मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी बेटा जी? वॉशिंगटन से आएगी। वॉशिंग मतलब मास ऑफ सोल्यूट 10, मोलर मास ऑफ CaCO3 का मोलर मास निकाल लेना, 100 आएगा, इनटू में 1000 बाय 200, तो 10 पे जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 1/2 यानी कि 0.5 मोलर। ठीक है ना, अगर आपको कभी मोलैलिटी गिवन हो और आपको मोलैरिटी निकालनी हो तो उसके लिए क्या आएगा? MD/1 + MMB, और ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपको किलोग्राम में लेना है। स्मॉल m का मतलब मोलैलिटी है, d का मतलब डेंसिटी है, m का मतलब स्मॉल m का मतलब मोलैलिटी है, और इस कैपिटल M का मतलब क्या होता है बेटा जी? दिस कैपिटल M मोलैलिटी। आगे आता है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि एक पानी का गिलास है, उसमें आप चीनी डिजोल्व कराते हो, चीनी के पार्टिकल सॉलिड होते हैं, तो चीनी के पार्टिकल कहाँ जाते हैं? देखिए, सीन ये रहता है कि अगर ये मेरे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उसके पार्टिकल्स के बीच में हल्का फुल्का स्पेस रहता है, उस स्पेस में जाके चीनी के पार्टिकल सेट होंगे, इधर है ना, इधर चीनी के पार्टिकल्स ने सेट होना है। आपने देखा होगा कि ठंडे पानी में चीनी ज्यादा नहीं घुलती, इसका रीजन क्या है?
क्योंकि जब पानी ठंडा होता है वाटर मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, उनके बीच का स्पेस खत्म हो जाता है, और जब पानी गर्म करते हैं उनके बीच का स्पेस बढ़ जाता है, तो नए पार्टिकल्स की एंट्री उधर आसानी से हो जाती है। कम टू द पॉइंट। तो सोलिबिलिटी किसे कहते हैं? अगर मैं एक गिलास पानी का लूं, उसमें चीनी डिजोल्व कराऊं, 1 चम्मच चीनी घोली, घुल गई, 2 चम्मच चीनी घोली, घुल गई, 3 चम्मच चीनी घोली, घुल गई। एक टाइम ऐसा आएगा जब उसमें चीनी घुलना बंद हो जाएगी, उस टाइम पर उस सॉल्यूशन का नाम होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और वो उस सोल्यूट की सोलिबिलिटी है कि हाँ भाई इसके अंदर सिर्फ इतना ही सोल्यूट डिजोल्व करवाया जा सकता है। जनरली हम सोलवेंट को 100 ग्राम लेके चलते हैं, 100 ग्राम सोलवेंट के अंदर सोल्यूट को डिजोल्व कराना है एक गिवन टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर कम ज्यादा करोगे तो डिफरेंस आ सकता है। मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स का स्पेस खुल जाएगा, सोलवेंट के पार्टिकल्स का स्पेस खुल जाएगा, तो सोल्यूट के पार्टिकल्स की एंट्री उधर पॉसिबल है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा के आप घोल रहे हो, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड किसे कहते हैं बताइए? सैचुरेटेड किसे कहते हैं? जिसमें आप और ज्यादा सोल्यूट को ऐड नहीं करवा सकते एक गिवन टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाओगे, सोल्वेंट के पार्टिकल्स का स्पेस ओपन होगा, नए पार्टिकल्स की एंट्री उधर पॉसिबल है, उस टाइम हमारा सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड बनेगा। कम टू द पॉइंट, सोल्युबिलिटी क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोलवेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज नोन एज, क्या बोलते हैं भैया इसको? सोल्युबिलिटी। अगर मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करूं, सबसे पहले हम सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो यहां पर नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट की अगर मैं बात करूं, एक टर्म आप लोगों ने शायद कभी ना कभी जरूर सुनी होगी, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या मतलब है इस टर्म का? कि जो जैसा है वो पसंद करता है वैसों को। इसका मतलब कि जो पोलर सब्सटेंस है वो घुलना चाहेंगे पोलर में, नहीं घुलना चाहेंगे नॉन पोलर में। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई नॉन पोलर सब्सटेंस है तो वो घुलना चाहेगा नॉन पोलर में, नहीं घुलना चाहेगा पोलर में। सर एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि NaCl है। NaCl एक आयनिक सब्सटेंस है, पोलर सब्सटेंस है, इज सोल्यूबल इन वाटर। ये किस में घुल सकता है? वाटर के अंदर, बट इनसोल्यूबल इन बेंजीन, क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर है। सिमिलरली किसी हम नॉन पोलर सब्सटेंस की बात कर ले, वो किस में घुलेगा? नॉन पोलर में घुलना पसंद करेगा। किस में घुलना पसंद नहीं करेगा? जैसे टोल्यूइन है, टोल्यूइन एक नॉन पोलर सब्सटेंस है, टोल्यूइन इज सोल्यूबल इन बेंजीन बट इनसोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है, आपस में बढ़िया गठबंधन बनेगा, बट इसका गठबंधन किसके साथ नहीं बन पाएगा? पानी के साथ नहीं बन पाएगा। पहला फैक्टर क्लियर है। दूसरा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा सोल्युबिलिटी पे? कभी भी देखो, सिंपल सी बात है भाई, दोनों बातें पॉसिबल है। टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है, टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी घट भी सकती है। इट डिपेंड्स कि आपकी प्रोसेस कैसी थी। मान के चलो एक हमारे पास एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक जो प्रोसेसेस होती हैं उनके अंदर डेल्टा एच क्या होता है? उनके अंदर जो डेल्टा एच होता है ना ब्रो, वो नेगेटिव होता है। क्या लिखोगे एक्जोथर्मिक में? एक्जोथर्मिक में डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव है। those process in which heat is evolved, ऐसी प्रोसेस जहां पर हीट क्या होती है? इवोल्व होती हैं, रिलीज होती हैं। डेल्टा एच नेगेटिव है। अगर एक प्रोसेस में से हीट ऑलरेडी निकल रही है, आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। गर्मियों के अंदर बहुत कम इंसान है जो गर्म पानी से नहाते हैं, ऑलरेडी बॉडी से बहुत हीट निकल रही है और ऊपर से और गर्मी दे रहे हैं, तो मजा नहीं आएगा ना। तो वाली बात है, ऐसे केसेस में सोल्युबिलिटी decreases with increase of टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सोल्युबिलिटी ऐसे केसेस में घट जाएगी। अगर मैं इधर आ जाऊं,
बेटा जी इधर आ जाओ, अगर हमारे पास कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक ना होके एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक की क्या कहानी रहेगी? एंडोथर्मिक क्या होता है? जिसमें डेल्टा एच क्या होता है बेटा जी? आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, किसे कहा जाता है एंडोथर्मिक प्रोसेस? दोज प्रोसेस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, जिसमें हीट क्या होती हो? एब्जॉर्ब की जाती हो। जिसको ऐसे प्रोसेसेस को जिनको होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है, और अगर किसी प्रोसेस को हीट की रिक्वायरमेंट हो, उसे हम हीट देंगे तो वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ऐसे केसेस में सोल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगी, है ना। चलो भाई बहुत शानदार, आगे बढ़े। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। अच्छा, यहां पर एक इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी आ जाता है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो याद रखिए प्रेशर शो नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही नॉन कंप्रेसिबल है। तो अगर आप प्रेशर लगा के घोलना भी चाहोगे तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वहां पर फर्क पड़ सकता है अगर कोई चीज कंप्रेस हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास हेनरी लॉ आता है, या फिर आप गैसेस इन लिक्विड की बात कर सकते हो। अगर आप एक गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कराना चाहो, सबसे पहली बात क्या होगा? अच्छा, मैं बात आता हूँ, जो प्योर गैसेस होती है ना, याद रखना, जो भी प्योर गैसेस होती हैं वो उतना अच्छे से नहीं घुलती। जो इम्प्योर गैसेस होती हैं या मिक्सचर होती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, ये अमोनिया, ये सब इम्प्योर गैसेस, ये मिक्सचर है। ठीक है, ये अच्छे से घुल जाती हैं। और जो प्योर गैसेस है लाइक हीलियम, ऑक्सीजन, ये बहुत ज्यादा नहीं घुलती है। हीलियम, आर्गन, ये कम घुलती हैं। कम टू द पॉइंट। हेनरी लॉ ने क्या बोला, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाने का प्रयास करता हूं। ये इसके अंदर हमारे पास ये लिक्विड है, ठीक है ना। आप इस लिक्विड के अंदर गैस को डिसॉल्व करवाना चाहते हो, और क्योंकि आप गैस को डिसॉल्व कराना चाहते हो तो आप इसके ऊपर प्रेशर लगाओगे, है ना। वैसे तो नहीं घुलेगा, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा गैस घुलती चली जाएगी। तो मास ऑफ गैस डिसॉल्व, गैस कितनी डिसॉल्व हुई डिपेंड करेगा प्रेशर अप्लाई पे। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KHP, वेयर m इज मास ऑफ गैस डिसॉल्व, P मीन्स प्रेशर अप्लाइड, कि आप लोगों ने कितना प्रेशर अप्लाई किया है, और KH मीन्स हेनरीज कांस्टेंट। क्या बेटा जी? हेनरीज कांस्टेंट। अब हेनरी लॉ को थोड़ा मॉडिफाई किया गया, डाल्टन जी की मॉडिफाई लगाई गई। तो उन्होंने क्या बोला? द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इन्होंने पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन बताया कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है उसी गैस की मोल फ्रैक्शन पे। और P इक्वल टू क्या हो जाएगा? KHXB। अगर मैं KH की बात करूं, KH को हम हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। और बेटा जी जो KH है, KH की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सोल्युबिलिटी। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बनते भी हैं, याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं। वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड सोल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन KH। अच्छा, अगर किसी गैस पे हम लोग बात करें कि टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा, देखिए अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, जो गैसेज इन लिक्विड होती हैं वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट चेंज जो होता है वो नेगेटिव होता है, हीट रिलीज होती है जब किसी गैस को डिसॉल्व कराते हैं। तो जब गैस को डिसॉल्व कराएंगे, हीट रिलीज करेंगे, और उसी को हम हीट दे रहे हो, तो उस गैस की सोल्युबिलिटी बढ़ेगी नहीं, घटेगी। रिलेट नहीं कर पा रहे, मैं रिलेट करवाता हूं। आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक वर्ड सुना होगा, जो कोका कोला है, पेप्सी है, मिरिंडा है, लिम्का है, जो भी तुम्हारी फेवरेट है, आई डोंट नो। तो जो गैसेज होती हैं वो कोल्ड टेम्परेचर पे ही घुली रहती हैं,
आप ऐसे नहीं कोई कोल्ड ड्रिंक को गर्म करके पीता हो, क्यों? क्योंकि जिसके अंदर डिजोल्व गैसेज है ना वो बाहर निकल जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड घटती है। इवन इसका एक बहुत बड़ा फर्क मैं बताता हूं कहां पर, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, मछली हो गई और भी बहुत सारे हैं जो गिल से सांसें लेते हैं, तो वो ठंडे पानी में रहना पसंद करते हैं, गर्म में नहीं, क्योंकि ठंडे पानी में ऑक्सीजन गैस डिजोल्व रहेगी, जब गर्म होगा तो उसमें से ऑक्सीजन गैस जो है बाहर निकल जाएगी, डिजोल्व गैसेज उतनी ज्यादा नहीं मिलेंगी। तो ठंडे पानी में से डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा है तो वहां पर चिल मारेंगे, बड़ी ऑक्सीजन मिलेगी। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। हेनरी लॉ का कहां पर यूज किया गया भाई? सबसे पहली बात इसका यूज किया गया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। कार्बोनेटेड बेवरेजेस जितनी भी कार्बोनिकृत पेय हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है, इधर वो आपकी कोल्ड ड्रिंक है, वो शैंपेन है, वो बियर है, उनको हाई प्रेशर के अंदर सील किया जाता है, तभी वो गैसें डिजोल्व रहती है। और जैसे ही आप उसका ढक्कन खोलते हो की साउंड आती है और वो डिजोल्व ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वो बाहर निकल जाती है। दूसरा स्कूबा डाइवर्स। सर स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं? ये पानी का सरफेस है, यहां पर प्रेशर माना जाता है 1 atm है। जब हम इससे नीचे जाते हैं ना, पानी से नीचे, सी लेवल बोलते हैं इसको, है ना, सी लेवल से जब नीचे जाते हैं तो प्रेशर जो है इंक्रीज करता है। प्रेशर इंक्रीज करेगा तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, गैसेज का इनहेल ज्यादा होगा। और जब वो जो पानी के अंदर जाते हैं ना मछलियों की फोटो खींचने, वीडियोग्राफी करने, उन्हें स्कूबा डाइवर बोलते हैं। और जो पानी के ऊपर तैरते हैं उन्हें बोलते हैं स्विमर। तो जब वो स्कूबा डाइवर पानी के नीचे जाता है और जब वो बाहर आएगा तो बहुत जल्दी जल्दी जो गैसेस का उसने इनहेल किया वो बहुत जल्दी जल्दी बाहर आने लगेंगी, अंदर से सेल बर्स्ट करने लगेंगे, फूटने लगेंगे, बबल्स बनने लगेंगे, उसकी डेथ हो सकती है। इस बीमारी को बोलते हैं बैंड्स। तो इस बैंड्स को अवॉइड करने के लिए उनका जो ऑक्सीजन सिलेंडर उन्होंने लगाया, एक ऐसी गैस ली जाती है जिसकी सोल्युबिलिटी कम हो, सो दैट कि उसका इनहेल भी कम हो और उसका एक्सहेल भी कम हो। ठीक है, इसी वजह से जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनके ऑक्सीजन सिलेंडर को फिल किया जाता है विद हीलियम। गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ो भाई। और जो क्लाइंबर्स होते हैं हाई एल्टीट्यूड पे जो जाते हैं वहां पर प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी कम होगी, गैस का इनहेल कम होगा, वो ऑक्सीजन की कमी से जूझते हैं, उन्हें एक फेमस बीमारी हो जाती है। इस बीमारी को बोलते हैं एनोक्सिया, लैकनेस ऑफ ऑक्सीजन, और इसकी वजह से सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। क्लियर है? और हमेशा टायर्डनेस फील होती है। आगे बोलते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से, कैपिटल पी से कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है भाई? वाष्पीय दबाव। प्रेशर कुकर सिट्टी मारता है, क्यों सिट्टी मारता है? वेपर प्रेशर की वजह से। कभी ना कभी तुम लोगों ने चाय बनाई होगी, चाय के ऊपर ढक्कन रख देते हैं, वो ढक्कन हिलना स्टार्ट कर देता है, वेपर्स बार बार कोलाइड करे, बाहर निकालो हमें, अंदर वेपर्स का प्रेशर बन रहा है। ठीक है, होता कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर सही नहीं लिया, ये कंटेनर हमारे पास बंद है, इसको गर्म करते हैं, इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं कोई लिक्विड है। जब ये ऊपर की तरफ बने जाएगा इसे बोलते हैं इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। और जिस स्पीड से जाएगा उसे बोलते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब क्योंकि कंटेनर बंद है तो इसको नीचे भी आना पड़ेगा, है ना, वो गैसीय स्टेट से किस स्टेट में आएगा? लिक्विड स्टेट में आएगा, उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। और जिस स्पीड से आएगा उसे बोलते हैं रेट ऑफ कंडेंसेशन। एक टाइम ऐसा आएगा, देखिए वेपर बन रहे हैं, वो वेपर ऊपर जाके फिर नीचे आएंगे, लिक्विड बन रहे हैं, वेपर लिक्विड, वेपर लिक्विड, वेपर, ये स्पीड इक्वल हो जाएगी एक टाइम पे जाके, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे हम वेपर्स का प्रेशर मापते हैं, उसी वेपर प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या लिखा गया है? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड सॉल्यूशन एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। एक टेम्परेचर पर वेपर्स ने कितना प्रेशर लगाया है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं? सबसे पहले फैक्टर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो आसानी से नहीं टूटेंगे, आसानी से वेपर नहीं बनेंगे, आसानी से वेपर नहीं बनेंगे तो आसानी से प्रेशर भी नहीं लगेगा, वेपर प्रेशर उतना ज्यादा नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे कभी भी, अगर आपने कभी भी टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा नहीं। टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल जल्दी जल्दी दूर दूर जाएंगे, ज्यादा वेपर। एक प्रेशर कुकर, दो प्रेशर कुकर लिए, दोनों में 1-1 लीटर पानी भर दिया, एक पे 80 डिग्री सेल्सियस, एक पे 100 डिग्री सेल्सियस, जल्दी सिटी कौन मारेगा? ऑब्वियसली जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, जल्दी वो बोर्ड्स को तोड़ेगा, जल्दी जल्दी वेपर बनेंगे, ज्यादा ज्यादा प्रेशर लगेगा।
क्लियर है ना बेटा। उसके बाद अगर मैं कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दूं कभी भी, वेपर प्रेशर घट जाएगा। क्यों घटेगा सर? देखो ये मेरे पास लिक्विड है, वेपर बनेंगे इसके, मैंने इसमें एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, समझते हो? नॉन वोलेटाइल ऐसा सोल्यूट जो वेपर्स नहीं बनाता, तो उसके सरफेस को ब्लॉक करेगा, ना खुद वेपर बनाएगा ना इजीली दूसरे को वेपर बनाने देगा। दैट्स वाई वेपर प्रेशर जो है हमेशा घट जाता है इनके केस में। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या है? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। देखो यार पहले तो इन्होंने यही बोला था, क्या? दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज directly proportional to the mole fraction of that component। अगर किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना, आपको निकालना है PA, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा X से। अगर आपको निकालना है PB, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा XP। फिर इसको मॉडिफाई किया गया, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया गया, तो ये PA क्या हो गया? PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स ए। इसको हटाया, PB इज इक्वल टू P नॉट B इंटू XB, और यहीं से डेफिनेशन बनी है, partial vapor pressure of a component is equal to the vapor pressure of that component in pure state multiplied by mole fraction of that component। Similarly vapor pressure of B निकालना है, partial vapor pressure of B निकालना है, तो इक्वल होगा partial vapor pressure of B। ओके बहुत शानदार, तालियां बजती रहनी चाहिए। अंडू, हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। किसी का भी वेपर प्रेशर निकालना, पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना, जैसे कि किसका पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है, जो भी तुम सोच सकते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ HCl अगर निकालना है, तो वो इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ HCl इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl। इसके बाद हमारे पास दो केस आए राउल्ट्स के। राउल्ट्स ने सॉल्यूशन बनाए। राउल्ट्स लॉ जो है हम दो जगह पर पढ़ते हैं। कहां पर पढ़ते हैं? फॉर वोलेटाइल सोल्यूट, वोलेटाइल सोल्यूट, और दूसरा फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जैसे कि एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है बेटा जी? सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि पीटी अगर मैं लिखना चाहूं, पीटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीबी प्लस पीए, ऐसा लिखा जाएगा। और क्योंकि ये सोल्यूट वोलेटाइल है, वोलेटाइल मतलब ये वेपर प्रेशर बनाने वाला है, तो पीबी लिखोगे पी नोट बी इंटू में एक्स बी, और पीए लिखोगे पी नोट ए इंटू एक्स से, ये पीटी हो जाएगा। अगर आपको सारा डाटा एक्स बी की फॉर्म में चाहिए, तो आप लिख सकते हो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बी। तो यहां से पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी नोट बी इंटू में एक्स बी प्लस पी नोट ए, और एक्स ए को क्या लिख दिया? 1 माइनस एक्स बी, है ना? मल्टीप्लाई कर दो, पी नोट बी इंटू में एक्स बी प्लस पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी। यहाँ से इन दोनों में से आई थिंक एक्स बी कॉमन आ सकता है, एक्स बी, ये क्या हो जाएगा? पी नोट बी प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, माइनस पी नोट ए और प्लस में पी नोट ए, है ना? डाटा एक्स बी मिलेगी। आप एक्स ए में भी ले सकते थे, फिर क्या करते? एक्स बी को इधर रख के उधर हो जाता 1 माइनस एक्स से, तो एक्स बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है ना? अब आता है फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है? सॉल्यूशन
इज मेड अप ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना, क्योंकि सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, यानी कि वो वेपर नहीं बनाएगा, वेपर बनाएगा ही नहीं। तो अगर मैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिखना चाहूं तो वो सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, दैट इज पी ए, और पी ए को अगर लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा पी नोट इंटू एक्स ए, ये हो जाएगा पी टी। क्लियर होता है सबको? आई थिंक तो क्लियर होगा भाई। नेक्स्ट हमारे पास बनती है टर्म्स आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? दो सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ, विच ओबे राउल्ट्स लॉ। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? दो सॉल्यूशन विच डजंट ओबे राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स दादा की बातों को नहीं मानते, है ना, जो राउल्ट्स की बातों को नहीं मानते उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर कोई राउल्ट्स की बातों को मानता है तो मतलब वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है पी ए जो होगा, पी ए इज पी नोट ए इंटू एक्स ए। पी बी जो है किसके इक्वल होगा? पी नोट बी इंटू एक्स बी। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नॉन आइडियल में, पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए, और पी बी जो है वो नॉट इक्वल होगा पी नोट बी इंटू एक्स बी। आगे बढ़े, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइडियल सॉल्यूशन जो बनता है वो ऑब्वियस रिसोल्यूशन है, तो वो सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनेगा। सोल्यूट के पार्टिकल्स की कुछ इंटरेक्शन होती है जिससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की आपस में कुछ इंटरेक्शन होती है जिससे सॉल्वेंट के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर जब उनको मिक्स करते हैं तो जो उनकी इंटरेक्शन होती है वो लगभग सेम होती है, मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स की नेचर है वो लगभग एक जैसी होती है। उन दोनों की पहले इंटरेक्शन सेम थी और मिलने के बाद भी इंटरेक्शन लगभग सेम रही, तब सॉल्यूशन आइडियल बनता है। अगर बिल्कुल अपोजिट नेचर के पार्टिकल्स को मिला दे, एक की इंटरेक्शन कुछ और थी, दूसरे की इंटरेक्शन कुछ और थी, तो जब उन्होंने रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनाया तो इंटरेक्शन बहुत इधर उधर हो गई। क्या कहना चाह रहा हूं? आइडियल सॉल्यूशन जब बनता है आप क्या लिखोगे? इंटरेक्शन ऑफ ए बी। ए बी से मेरा मतलब है सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। ए सॉल्वेंट के लिए यूज किया जाता है, बी सोल्यूट के लिए। इंटरेक्शन ऑफ ए बी इज सिमिलर एज इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी बी। ए बी की जो इंटरेक्शन है वो लगभग सिमिलर है जैसे ए की इंटरेक्शन और बी बी की इंटरेक्शन है। और अगर मैं यहां पर बात करूं इंटरेक्शन ऑफ ए बी इज नॉट सिमिलर एज इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी बी। यहां पर और सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शन है वो सिमिलर नहीं है। जैसे ए के पार्टिकल ए को अट्रैक्ट करता है, बी का पार्टिकल बी को अट्रैक्ट करता है, वैसे ही ए बी की इंटरेक्शन इधर और इधर इंटरेक्शन सेम नहीं है, कम या ज्यादा हो सकती है। अब क्योंकि इधर के पार्टिकल्स ने अट्रैक्शन बिल्कुल सेम रखी है, तो यहां पर आप नोटिस करोगे जो चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम यानी कि डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0 आया। सर ऐसा क्यों? समझो, सॉल्वेंट आपने लिया 100 मिलीलीटर, सोल्यूट आपने लिया 50 मिलीलीटर। तो जब सॉल्यूशन बनाया तो हमने क्या सोचा क्या होगा कि जो सॉल्यूशन बनेगा 150 मिलीलीटर बनेगा, और वो बना भी। क्यों? क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट में ना अट्रैक्शन कम हुई ना ज्यादा हुई। मान के चलो सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लेते तो जो सॉल्यूशन 150 मिलीलीटर बनता वो 150 लीटर ना बनता, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, पार्टिकल बिल्कुल पास पास आ जाते, कम जगह घेरते, कम स्पेस ऑक्यूपाई करते। और मान लो उनके बीच में रिपल्शन है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे तो वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते, उसमें वॉल्यूम बढ़ जाता। बट इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रही है, कम या ज्यादा अट्रैक्ट नहीं किया है। दूसरे पॉइंट पे आ जाए, चेंज इन हीट, चेंज इन हीट आफ्टर मिक्सिंग
अगर मैं चेंज इन हीट की बात करूं, डेल्टा, अच्छा ये डेल्टा वी होना चाहिए, चेंज इन हीट आफ्टर मिक्सिंग, ये भी जीरो रही। देखिए जब पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होती है ना तब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, और जब पार्टिकल्स के बीच में रिपल्शन होती है ना तब एंडोथर्मिक प्रोसेसेस होती हैं, ऐसा है। चलो इधर आओ, अगर मैं इधर बात करूं चेंज इन वॉल्यूम, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कम ज्यादा हो सकती है, तो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्स इज, ये डेल्टा वी मिक्स बोलता बोलता मैं डेल्टा एच क्यू लिख देता हूं, इज नॉट इक्वल टू जीरो, और चेंज इन हीट आफ्टर मिक्सिंग डेल्टा एच मिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो पार्ट्स बनते हैं, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन वो हम देखेंगे। एक ग्राफ आता है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा आइडियल का टाइप कर लेता हूं, जैसे कि क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन, लगभग नेचर एक जैसी है ना। बेंजीन प्लस बेंजीन प्लस टोल्यूइन, एनहेक्सेन एनहेप्टेन, इन सब से लगभग आपका आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा क्योंकि एक ही जैसे नेचर के हैं। नॉन आइडियल कब बनेगा, जैसे एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसके अलावा एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म के अलावा क्या हो सकता है, इथेनॉल प्लस एसीटोन, या इथेनॉल प्लस वाटर, दारू में पानी मिला दो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ अगर मैं बनाऊं, इस तरफ जैसे मैं सॉल्वेंट ले लेता हूं, इस तरफ हम सोल्यूट ले लेते हैं, है ना। तो ब्रो क्या होगा, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का एरिया है, वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट का एरिया है। अरे सर सोल्यूट तो कम मात्रा में होता है तो उसका ऊपर क्यों लेके जा रहे, देखिए जो सॉल्वेंट होता है वो जनरली वाटर होता है, और जब सॉल्वेंट जनरली वाटर है तो क्या होता है, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मानी जाती है, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मानी जाती है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसका वेपर प्रेशर जनरली कम ही रहता है ना। सॉल्वेंट के पार्टिकल ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं लगभग, तो ये ऐसे रहता है नीचे की तरफ और ये थोड़ा ऊपर की तरफ रहता है। ये एक्स ए है, यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू 1 होगी, एक्स बी की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि दोनों का सम 1 होता है ना। इधर हम लोग लिख रहे हैं मोल फ्रैक्शन, ये सोल्यूट का एरिया है तो यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू 1 हो जाएगी और एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ये ए है, उधर जा रहा है सोल्यूट के एरिया में जा रहा है तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। ये बी है, सोल्यूट है, इसके एरिया में जा रहा है तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। पी ए को अगर मैं लिखना चाहूँ, पी ए क्या है, पी ए क्या है बेटा, पी नॉट ए इंटू एक्स। ये पी बी का एरिया है, ये पी बी की बात है, पी बी किसके इक्वल होता है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। देखो ना इधर एक्स बी की वैल्यू 1 है, इधर 0 है तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, और जब इन दोनों को मिला देंगे सोल्यूट और सोलवेंट को तो ये क्या बन जाएगा, पीटी, जो कि किससे मिलकर बना है, पी ए प्लस पी बी से, है ना। पता नहीं, देखो यार मुझसे बनेगा कि नहीं, लेट्स सी। आता नहीं है मुझे कॉपी करना। देखो अब ये यहाँ पे चिपक गया।
कमाल कर दिया भाई। जस्ट मिनट बेटा। पहली बार मैंने सही कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये आइडियल का ग्राफ बन गया। अगर मैं नॉन आइडियल की बात करूं तो वेपर प्रेशर कम ज्यादा हो सकता है, वेपर प्रेशर ज्यादा भी बन सकता है। भाई रुक, मान लो ज्यादा बन गया, इस तरह से जाएगा। वेपर प्रेशर कम भी हो सकता है। तो जब कम बनता है, जब वेपर प्रेशर ज्यादा बना, मतलब आइडियल से सॉल्यूशन क्या हुआ है, पॉजिटिवली डेविएट हुआ है। इसे बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। और इसे बोलते हैं, ये कम हुआ है तो इसे बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है। आगे बढ़ो, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, नॉन आइडियल के पार्ट है, तो वेपर प्रेशर जो होगा वो हाइयर होगा, तभी पॉजिटिव डेविएट है। वेपर प्रेशर ऑफ ए इज हाइयर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए। वेपर प्रेशर ऑफ बी हाइयर होगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। लिख सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज हाइयर देन वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। अगर मैं इधर आऊं, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। दोबारा बोलता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। क्लियर है ना। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, चेंज इन वॉल्यूम जो होगा, इसमें सब कुछ बढ़िया रहता है। चेंज इन वॉल्यूम इज पॉजिटिव। चेंज इन हीट आफ्टर मिक्सिंग इज पॉजिटिव। इधर चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग इज नेगेटिव। चेंज इन हीट आफ्टर मिक्सिंग इज नेगेटिव। अच्छा मुझे एक बात आओ, सोच समझ के बताना, वेपर प्रेशर ज्यादा कब हो सकता है, जब पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कम है या ज्यादा है। अगर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कम होगी तो वो जल्दी टूटेंगे, जल्दी दूर दूर जाएंगे, जल्दी वेपर्स बनेंगे, है ना। तो आप लोग क्या लिखोगे, इंटरेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेक्शन ऑफ ए बी इज वीकर देन इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी बी। और अगर मैं यहां पर बात करूं, इंटरेक्शन ऑफ ए बी इज स्ट्रोंगर देन इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी बी। क्लियर है। वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रोंगर है, तभी तो देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज्यादा हो जाती है तो वॉल्यूम कम होगा ना, क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, कम जगह घेरेंगे। अट्रैक्शन होती है तो प्रोसेसेस भी एक्सोथर्मिक होती है, तो डेल्टा एच नेगेटिव है। क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्जांपल्स की। अच्छा, एक एजियोट्रोप से बनता है, पॉजिटिव डेविएशन वाले क्या बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाते हैं। क्या होते हैं अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। और ये क्या बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ये क्या बनाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। और ये क्या बनाएंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। अब एजियोट्रोप्स किसे कहते हैं, ओके एजियोट्रोप्स वाला पॉइंट ही हट गया क्या, बहुत शानदार। एजियोट्रोप्स किन्हें कहा जाता है, एजियोट्रोप्स का दूसरा नाम होता है बेटा जी
कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्या मतलब हुआ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का? दोज लिक्विड मिक्सचर which boils at constant temperature and, पहली बात जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल होते हो, दूसरी बात and have same composition in liquid phase as well as in वेपर फेज। ऐसे लिक्विड मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जिनकी कंपोजिशन सेम है उनके लिक्विड फेज में, मतलब जो लिक्विड फेज में कंपोनेंट है वही उनकी वेपर फेज में भी देखने को मिलेंगे। दो तरह के एजोट्रोप्स होते हैं, पहला मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप है ना, और एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। जैसे कि एक बाबू है और एक सोना है ना, दो प्रोडक्ट बनाए, एक चुन्नू एक मुन्नू। बाबू ने पढ़ाई की है 10th क्लास तक, सोना ने पढ़ाई की है 12th क्लास तक, और इनका चुन्नू पढ़ाई कर जाए 15th क्लास तक, या फिर मुन्नू पढ़ाई कर जाए 5th क्लास तक। टेम्परेचर में बात कर लेते हैं, मान के चलो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस हो जाए। जो इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं इनसे ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट है, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनसे कम इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसे क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, और इसे क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कब हो सकता है, जब पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा हो या नहीं हो। देखिए जब पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होगी तो उनको बॉइल करना मुश्किल रहेगा क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो इधर इंट्रैक्शन क्या होती है, इंट्रैक्शन इज स्ट्रोंगर, है ना। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं, गिवन बाय द सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। जो भी नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, नेगेटिवली डेविएट होंगे, वो क्या बनाएंगे भाई, वो हमारे पास बनाने वाले हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। और अगर मैं इनकी बात करूं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, जो जल्दी बॉइल हो जाए। जल्दी बॉइल कौन होगा, जिनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कम है ना। तो आप क्या लिखोगे, इंट्रैक्शन इज वीकर, है ना। तो गिवन बाय या शोन बाय द सॉल्यूशन, गिवन बाय सॉल्यूशन शोइंग व्हाट, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है बेटा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, ये एक पार्ट था, है ना, पूरे सॉल्यूशन का। 2-3 नंबर 4 नंबर का यहाँ से बन जाता है, 3 नंबर का श्योरली बनता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। और अब हम लोग देखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और अमाउंट ऑफ सोल्यूट, डजंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट। ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, अमाउंट पे डिपेंड करती है, जो नेचर पे डिपेंड नहीं करती। अगर एक जगह पर 10 पार्टिकल, एक जगह पर 20 पार्टिकल, एक जगह पर 50 पार्टिकल हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 पार्टिकल्स के लिए ज्यादा आएगी। ये मैटर नहीं करता 10-20 वालों की नेचर क्या थी। 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं और 4 तरह की ही होती हैं, है ना।
वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास आती है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से बनते हैं अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल्स देखें। बाकी डोंट वरी, हम करेंगे, है ना, सब करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी आएगी एक वीडियो। और नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यार ये रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है। देखो यार, जैसे कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ये हमारे पास है सॉल्वेंट, है ना, इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, ऑब्वियसली कुछ वेपर बन रहे होंगे इसके, तो प्रेशर लग रहा होगा। और जब मैं इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देता हूं, हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आप लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ही ऐड करोगे, तो क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर लोअर डाउन हो जाएगा। जो सॉल्यूशन बनेगा अभी उसका वेपर प्रेशर कम हो गया है ना, उसे बोलते हो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और जब उस लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को कंपेयर करते हैं सॉल्वेंट वाले से, उसे बोल देते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। चार तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। समझ में आई ये बात कि नहीं आई है? कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है, उसमें जब हम सोल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है कम होता है, किससे? सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। पी नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पीएस जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं पी नॉट ए माइनस पी एस, इसको कंपेयर कर देता हूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से। ये जो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है, इसको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से जब मैं कंपेयर कर दूंगा तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है, वैसे तो वेपर प्रेशर के जितने भी कंसेप्ट हैं वो डिपेंड करते हैं मोल फ्रैक्शन पे, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। एक्स बी को अगर मैं लिखूं तो क्या लिखा जाएगा? एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, पी नोट ए माइनस पी एस बाय पी नोट ए। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होती हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन जहां पर सोल्यूट के पार्टिकल्स इतना ज्यादा नहीं लिया जाता। तो यहाँ पर अगर मैं सोल्यूट की बात करूं, वैसे तो ऊपर भी नेग्लिजिबल है नीचे भी नेग्लिजिबल है, बट वो सोलवेंट के साथ जोड़ा जा रहा है तो सोलवेंट के कंपैरिजन में बिल्कुल ना के बराबर ही है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए इज इक्वल टू एन बी बाय एन ए। क्या लिख सकते हो? एन बी बाय एन ए। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? क्या होता है भी बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टीबी से। क्या होता है? इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट becomes equal to atmospheric pressure, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इक्वल हो जाता है। लाइक हमारे पास दो तीन कंपोनेंट है ना, ये इनके वेपर प्रेशर है, यहाँ पर हम टेम्परेचर लिख देते हैं, और यहाँ पर ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनके वेपर प्रेशर मान के चलो, ये है वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये है वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है, ये इक्वल हो गया तो इसको टेम्परेचर से मिला देंगे, ये क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए। ये क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। इस तरह से, ठीक है। अब देखो, जैसे कि एक मेरे पास कंटेनर है, जैसे कि पानी है ना, अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब ऐड करूंगा तो क्या करेगा बेटा? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसके वेपर प्रेशर को कम करेगा, और वेपर प्रेशर को हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लेके जाना है, तो हम इसको गर्म करेंगे। तो जब भी हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं ना,
वेपर प्रेशर घटता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। दैट्स वाई उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। किसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है? सॉल्यूशन का। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन के लिए पढ़ी जाती हैं, कंपैरिजन सॉल्वेंट के साथ होता है, और जो चेंज आता है वो सोल्यूट की वजह से आता है। क्या लिखोगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज ऑलवेज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट वाले से ज्यादा होगा, एंड दिस डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इक्वल हो रहा है, इस पॉइंट पे जाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक या फिर 1.013 बार। टेम्परेचर से मिलाया, ये टी नोट भी क्या हो जाएगा भाई? टी नोट भी हमारे पास क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। और टीबी क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है डेल्टा टीबी, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीबी क्या है बेटा? हायर में से लोअर वाला घटाएंगे, टीबी माइनस टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एक्सपेरिमेंटली देखा गया दैट की जो डेल्टा टीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके? मोलैलिटी के, मोलल कंसेंट्रेशन के। तो यहाँ से डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज केबी, केबी एम। केबी इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसे हम लोग, क्या बोलते हैं? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है ब्रो? इसका दूसरा नाम होता है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या बनेगी? मोलैलिटी को इधर लेके चले जाएंगे तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की जो यूनिट है वो जाएगी केल्विन पर मोलल या फिर केल्विन केजी पर मोल। जो एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट है, जो आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। अगर आप पानी सॉल्वेंट लोगे कुछ और वैल्यू आएगी, बेंजीन सॉल्वेंट लोगे कुछ और वैल्यू। अगर सॉल्वेंट चेंज करते जाओगे तो उनकी वैल्यूज भी चेंज होती जाएंगी। एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो देखो, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये तुम्हारे सर की बुक है, पता है ना। चलिए, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 1 kilogram of water in a saucepan at what temperature will water boil under 1.013 बार प्रेशर। और केबी फॉर वाटर दिया गया है, केबी फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल। और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है। जो जो डाटा दे रखा है वो देख लो। वैसे तो बहुत सारा डाटा दिया होता है, बट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इसमें डाटा कम दिया होता है। एक्चुअल में आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा दिया जाता है। तो यहाँ से 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, यानी कि आपको मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है। क्या दे रखा है? मास ऑफ सोल्यूट 18 ग्राम। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है ना, C6H12O6। जब यहाँ से इसका मोलर मास निकाल लोगे वो कितना बन जाएगा? 180 ग्राम पर मोल, डिजोल्व इन 1 किलोग्राम। अगर मैं मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करूँ ग्राम्स में तो कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। ठीक है, तो आपसे बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा के भी दे रखा है, के भी कितना दे रखा है? 0.52 केल्विन केजी पर मोल, है ना। तो यहाँ से डेल्टा टी भी निकाल लोगे, पहले निकालना ही पड़ेगा।
एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉईल, वाटर के अंदर ग्लूकोज मिला दिया गया है, यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया। ये मत सोचना कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर तो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा, या फिर अगर कैल्विन में बात करोगे तो 373.15 या 373 कैल्विन हो जाएगा, है ना। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू एम, के बी एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी, वॉशिंगटन से। तो के बी कितना है 0.52, मास ऑफ सोल्यूट कितना है बेटा 18, मोलर मास 180 इंटू में 1000 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1000, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10। तो डेल्टा टी बी कितना हो जाएगा 0.052 केल्विन। तो यहाँ से डेल्टा टी बी का फॉर्मूला क्या होता है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला टी बी माइनस टी नोट बी। टी बी अगर निकालना है तो क्या बन जाएगा, डेल्टा टी बी प्लस टी नोट बी। डेल्टा टी बी कितना है 0.052, टी नोट बी यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना है भाई 373.15 इज इक्वल टू टी बी, जोड़ दीजिए ना, तो ये कितना बनेगा 373.202 केल्विन इज टी बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। बाकी डोंट वरी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी यार, है ना। आपसे कई तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, वो सारे हम लोग देखेंगे, डोंट वरी, दिल छोटा मत करो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो, वेपर प्रेशर घटता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। इसी वजह से इस टॉपिक का नाम क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज ऑलवेज लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, या डिक्रीज करता है। एंड दिस डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसी को, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर मैं इसका ग्राफ बना के समझना चाहूँ तो क्या होगा भाई, देखिए यहाँ पे हमें इस तरफ हम लोग लिख लेते हैं, इस तरफ हम लोग लिख लेते हैं टेम्परेचर, इस तरफ हम लोग लिख लेते हैं वेपर प्रेशर। देखिए जब बॉईल करना होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लेके जाना होता है, जब फ्रीज करना होता है ना तो सॉलिड के इक्वल, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के इक्वल करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, ये ठीक है। यहाँ पर जो है ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और जो सॉल्यूशन उसका फ्रीजिंग पॉइंट तो और नीचे है, तो और नीचे लेके जाना पड़ेगा उसको, ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जिन पॉइंट पे सॉलिड के इक्वल हो रहे हैं उसको टेम्परेचर से मिलाओगे तो ये क्या बनेगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये क्या बनेगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और इन दोनों का जो डिफरेंस है ये क्या कहलाएगा, डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फॉर्मूला क्या होगा, टी नोट एफ माइनस टी एफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप इसको इससे आगे करते हो तो क्या होगा, एक्सपेरिमेंटली it has been observed that, क्या ऑब्जर्व किया भाई, observed that depression in freezing point is proportional to मोलर कंसेंट्रेशन। मतलब बिल्कुल कॉपी है, जैसे हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था वैसे हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी है। तो क्या करोगे, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। इसको हटाएंगे तो ये के एफ क्या कहलाता है, दिस के एफ इज नोन एज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और याद रखिए इसकी वैल्यू भी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। यूनिट इसकी भी वही है, केल्विन पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। आगे बढ़े,
तो कई बार ना हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिटरमाइन करना होता है, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के एफ एम, यानी मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। यहाँ से मोलर मास ऑफ सोल्यूट हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, के एफ इंटू में डब्ल्यू बी इंटू में अपॉन में डेल्टा टी एफ इंटू में 1000 बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। क्लियर होती है बात? आई थिंक तो सबको क्लियर होगी भाई। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले 2-3 कंसेप्ट हमें देखने चाहिए, वो कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर को जोड़ा गया है दूसरे कंटेनर से, ठीक है। इन दोनों को पानी से भर दिया पहले, इसमें पानी के अलावा आपने कुछ सोल्यूट भी मिलाया, तो ये क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन है। और ये हमारे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्यूशन, या फिर आप लोग इसे क्या भी कह सकते हो कि यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन हाई है, हाई कंसंट्रेशन है, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है, लो है, लो कंसंट्रेशन है। तो जो डिफॉल्ट फ्लो होगा, जो अपने आप फ्लो होगा, वो कहाँ से कहाँ होगा, हायर से लोअर की तरफ। हायर से लोअर की तरफ जो फ्लो है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। क्या होता है, इट इज द प्रोसेस इन विच हाई कंसंट्रेशन पार्टिकल्स, हाई कंसंट्रेशन पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स, किधर मूव करते हैं, मूव टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स, है ना, लोअर कंसंट्रेशन वाले पार्टिकल्स की तरफ मूव करते हैं। मुझे इस प्रोसेस को रोकना है, तो मैं यहाँ पर एक जाली लगाऊंगा। दिस जाली इज नोन एज एसपीएम, बोले तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये छलनी है जिसमें से लो कंसंट्रेशन के पार्टिकल ही पास आउट हो सकते हैं, तो लो वाले हाइयर की तरफ जाएंगे। पहले हाई वाले लो की तरफ जा रहे थे, हाई वाले लो की तरफ जा रहे थे, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। जब लो वाले हाई की तरफ जाएंगे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे बेटा जिसको, ऑस्मोसिस। इट इज द प्रोसेस इन विच लोअर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स, लोअर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स, किधर मूव करेंगे, मूव टुवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन पार्टिकल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। लोअर कंसंट्रेशन के पार्टिकल्स हाइयर की तरफ जाएंगे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करते हैं हम लोग, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड, solution side to stop osmosis is called, क्या बोलेंगे उसी को, is called osmotic प्रेशर। ये वो प्रेशर है जो सॉल्यूशन की तरफ लगाया जाएगा सो दैट कि आप ऑस्मोसिस को रोक सको। ऑस्मोसिस को रोकने का मतलब क्या है कि लो वाले पार्टिकल्स हाई की तरफ ना जाएं। अच्छा, अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो प्रोसेस उल्टी हो जाएगी। दैट प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे उसी को, रिवर्स ऑस्मोसिस। इफ मोर देन osmotic pressure more than
osmotic pressure is applied on solution side क्या होगा भाई, अगर आपने osmotic pressure से ज़्यादा प्रेशर लगा दिया सॉल्यूशन की साइड, लोअर कंसंट्रेशन particles moves from high concentration to lower concentration through सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें से जैसे पानी और सोल्यूट है ना, सिर्फ पानी के पार्टिकल्स हायर से लो की तरफ फ्लो करने लगेंगे। रिपीट करता हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग में सेटअप था, कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं लगाई, हाई से लो की तरफ मूवमेंट होगी डिफ्यूजन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई, लो से हाई की तरफ मूवमेंट होगी ओस्मोसिस, ओस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा दिया तो आरओ हो जाएगा। आरओ आप लोगों ने सुना भी हुआ है, घरों में या फिर ऑफिस के अंदर वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए हम लोग आरओ का ही यूज करते हैं। और उसके अंदर कौन सी प्रोसेस लग रही होती है भाई, रिवर्स ऑस्मोसिस वाली प्रोसेस लग रही होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर को जब देखा गया, ऑस्मोटिक प्रेशर की क्या बातें समझ में आई कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन के एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इट्स योर इक्वेशन नंबर 1, इट्स योर इक्वेशन नंबर 2। जब इसको कंबाइन किया गया तो पाई इज इक्वल टू हो गया C इंटू टी, इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा C इंटू आर इंटू टी। ये C का मतलब मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी, और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा N/V इंटू में R इंटू में T। ये किसका फॉर्मूला है, ये पाई का फॉर्मूला है, ठीक है ना। और यहाँ से ओ भी मॉडिफाई किया जा सकता था, जैसे पाई है, पाई इज इक्वल टू क्या है C इंटू आर इंटू टी है। C मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला इंटू में R इंटू में T। ये किसका फॉर्मूला है, पाई का। MB को इधर ले जाओ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को MB, ये क्या हो जाएगा WB इंटू में 1000, ये VML इंटू में R इंटू में T, और ये पाई आता है। क्लियर है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हो। अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाता है, फॉर एग्जांपल पाई A इक्वल हो गया पाई B के, तो इन दोनों सॉल्यूशन को बोला जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, लाइक इधर देखो पाई A ज्यादा है तो इसे बोलेंगे हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर होता है सबको, आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। देखो, हम किसी भी कंपोनेंट का मॉलिक्यूलर मास मान के, जैसे NaOH है, ये NaCl है, NaCl का मॉलिक्यूलर मास होता है 58.5, है ना नॉर्मली। जब उसको आप सॉल्यूशन बनाते हो, पानी में डाल देते हो सॉल्यूशन बनेगा, तो उसके पार्टिकल डिसोशिएट होना स्टार्ट कर देंगे। या फिर कुछ केसेस है लाइक CH3COOH, एसिटिक एसिड जिसे कहते हैं, जब उसे बेंजीन में डालते हैं तो उसके पार्टिकल एसोसिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। Whenever solute particles undergoes association or dissociation, their value of molecular mass comes out to be different than their normally expected value। जब कभी भी सोल्यूट के पार्टिकल्स ने एसोसिएशन शो की या डिसोसिएशन शो की तो मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट आएगा, और उस मॉलिक्यूलर मास को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्लियर होती है बात, एसोसिएशन भी हो सकती है, डिसोसिएशन भी हो सकती है, कुछ केसेस में कुछ भी नहीं होगा तो वो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है। अब यहां पर इसके बारे में बढ़िया रिलेशन किसने दिया, वैन होफ फैक्टर ने। वैन होफ फैक्टर ने क्या बोला भाई, वैन होफ फैक्टर I होता है, इसने बोला नॉर्मली मैन ओबे देयर मदर। इसका मतलब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, observed molecular, this is I means Van Hoff factor, normal molecular mass by abnormal या observed molecular mass।
नॉर्मल जैसे NaOH का 40 है, ऑब्जर्व मतलब जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाल लोगे सॉल्यूशन के अंदर जाके उसका कुछ और वैल्यू आएगी, उसे कहते हैं, ठीक है। और अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में जाएं, आई क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। मॉलिक्यूलर मास में और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देख लो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के साथ उसका इनवर्स रिलेशन है। तो यहां से क्या बनेगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ Cp कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। या तो आप इसको प्रेफर करना या फिर इसको प्रेफर करना। नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और या नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। क्लियर है? मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हमारी हेल्प कर सकता है। जैसे कि हमारे पास NaCl है ना, NaCl टूट जाएगा किसके अंदर, Na पॉजिटिव के अंदर, Cl नेगेटिव के अंदर, है ना। या फिर MgCl2 है, MgCl2 टूट जाएगा किसके अंदर, Mg2 पॉजिटिव के अंदर और 2Cl नेगेटिव के अंदर। तो यहाँ से अगर मैं I की वैल्यू निकाल लूँ, I की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन। अगर मैं इधर I की वैल्यू निकालूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन बाय बिफोर, तो I की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 आ रही है इस केस में। ये कौन सा केस है, ये है केसेस ऑफ डिसोसिएशन। अगर मैं एक आधा केस करूं ऑफ एसोसिएशन, क्या है, जैसे कि CH3COOH है, जब इसको हम बेंजीन में डाल देंगे 2 टाइम्स तो डाइमराइज हो जाता है कुछ इस तरह से, इसके पार्टिकल जुड़ जाते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O OH और इधर CH3C डबल बॉन्ड O OH, इस तरह से। अगर यहाँ से मैं I की वैल्यू निकालूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन कितने हैं, 1, बिफोर कितने हैं, 2 हैं। कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो ना एसोसिएशन शो करते ना ही डिसोसिएशन शो करते, नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं उन्हें, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, और भी कुछ हो सकते हैं बट मेनली यही होते हैं, यूरिया, शुगर, ग्लूकोज। ना इन्होंने एसोसिएशन शो करनी ना इन्होंने डिसोसिएशन। तो याद रखिए अगर कभी भी I की वैल्यू मोर देन 1 है, इट मीन्स वहां पर क्या हुई है बेटा जी, डिसोसिएशन शो की गई है, पार्टिकल्स टूटे हैं। I की वैल्यू लेस देन 1 है, मीन्स पार्टिकल्स में संगठन हो गया, वहां पर एसोसिएशन हो गया। अगर I की वैल्यू इक्वल्स टू 1 हो जाए, नो एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन, है ना ही वहां पर एसोसिएशन हुई है और ना ही वहां पर बेटा जी आपकी डिसोसिएशन हुई है। आगे बढ़ते हैं। वेंट हो फैक्टर से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे भी फर्क पड़ा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है और पार्टिकल्स ने वहां पर एसोसिएशन डिसोसिएशन स्टार्ट कर दी। तो सिर्फ क्या होगा, जो भी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनके सामने हम एक फैक्टर लगा देते हैं, वेंट हो फैक्टर विच इज I। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला पहले KBM था, अब आपने एक नया फैक्टर लगा दिया I। डेल्टा TF का फॉर्मूला KFM था, एक फैक्टर लगा दिया I, वेंट हो फैक्टर। ऑस्मोटिक प्रेशर CRT था, फैक्टर लगा दिया I। P नॉट A माइनस PS बाई P नॉट A दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, XB था, फैक्टर लगा दिया I। ठीक है। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो यहाँ पर I की वैल्यू जैसे KCl, K पॉजिटिव में Cl नेगेटिव टूटेगा तो 2 आ जाएगी, NaCl 2 आ जाएगी, MgSO4 Mg2 पॉजिटिव होगा, SO4 2 नेगेटिव, 2 आयन बनेंगे, 2 K2SO4 3 Al2SO4 थ्राइस 5 आ जाएगी। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताना। AlCl3 है, इसके लिए I की वैल्यू कितनी आएगी, K4 FeCN6
और जो राइट आंसर होंगे ना उनके आंसर को हार्ट दे दिया जाएगा, सो दैट कि उन्हें भी पता चल जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा जी हमारे पास, आपको कई बार क्या निकालना होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना होता है और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो कैसे निकाला जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन i -1 बाय n-1, एसोसिएशन i -1 1 बाय n-1। n का मतलब क्या है, n इज नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल्स, कि कितने पार्टिकल डिसोसिएट हुए हैं, 1 से 2 बने हैं, 3 बने हैं, 4 बने हैं वो। और 1 बाय n, यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड, ठीक है ना। और बहुत मस्त तरीके से इसके क्वेश्चन लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। 20 25 30 क्वेश्चन होंगे सारे के सारे चैप्टर के, ठीक है। आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है वो बता देना, सो दैट कि जब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें तो उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया जाए जहां पर आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो बेटा जी। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्लास 12 बाय अनअकैडमी पर। और अगर आप मुझसे डेडिकेटेड वे में पढ़ना चाहते हो कि सर आपसे ही पढ़ना है, बताइए कैसे पढ़ें, कहाँ पढ़ें, तो बेटा जी प्लस पर बहुत बढ़िया बढ़िया बैचेज चल रहे हैं जहाँ पर डेली आपकी क्लासेज होती हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, है ना। और वहाँ पर आप लोग डिस्काउंट कोड लगा सकते हो, और वो डिस्काउंट कोड क्या है, वो डिस्काउंट कोड है बीपी लाइव, पता है ना। अनअकैडमी पर कभी भी कुछ भी एक्सेस करना है तो कोड लगाना है बीपी लाइव। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।